फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका, ये है प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर। आपको पता है हमारा जो क्रिमिनल पूरा सिस्टम है, ठीक है, रिफॉर्म जस्टिस सिस्टम है या प्रिजन सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर हम डाटा के अनुसार देखें तो हमारे जो प्रिजन्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, और इसका अगर ऑक्यूपेंसी रेट देखो तो वो 130.2% है, यानी कि 30% ज़्यादा है। मतलब कि अगर 100 की कैपेसिटी है तो 30 लोग ज़्यादा रह रहे हैं पर 100। और अगर मेल का देखो तो ये 134% है, फीमेल का 77.9 और ट्रांसजेंडर का 211.6 है, और 0.6 है आपका ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ पे। कुछ पिलर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमारे बनाते हैं, तो उसमें भी हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पहले देखते हैं कि क्या वो पिलर्स हैं। पहला है आपका लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या जो भी हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ होते हैं वो आते हैं। इसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी इसके एग्जांपल्स हैं। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे लॉ बनते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट है वो लॉ बनाते हैं। फिर उसे इन्फोर्स करने की जहाँ तक बात आती है तो उसमें आपके आता है यूनियन पुलिस, स्टेट पुलिस, साथ में सीबीआई, आईटीबीपी। तो ये सारे वो मैकेनिज़्म है या लेग्स हैं जिसके थ्रू इन्फोर्समेंट किया जाता है। तीसरा है आपका प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन है कि जो भी अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ या कोई केस हुआ तो उसमें जो जांच होती है, फिर ट्रायल होता है, तो ये पूरा आपका प्रोसिक्यूशन के अंदर आता है। फिर एडजुडिकेशन में हमारा कोर्ट्स आते हैं या लोक अदालत आते हैं, या जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है वो सारे आते हैं। फिर आता है करेक्शन। करेक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है ताकि उनमें बदलाव आए, ताकि वो रिफॉर्म होके आए। इसमें आपके प्रिजन फॉर एडल्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस, बोर्ड फॉर माइनर्स कंस्टिट्यूट होगा। तो इस तरह से हमारे ये की पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। लेकिन जब हम इन सारे लेग्स को अलग अलग देखते हैं तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। और अगर हम हमारे प्रिजन सिस्टम को देखें तो उसमें और ज़्यादा बहुत सारी कमियां आपको दिखेगी। कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट हुआ, इसको मैंने लास्ट वीडियो पे डिस्कस भी किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसमें है कि बेसिकली पुलिस को दिया गया है पावर टू फिज़िकली या बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑब्टेन करने का। मतलब कि कोई अगर क्रिमिनल है और उसका डाटा या जो भी बायोलॉजिकल सैंपल है वो पुलिस कलेक्ट कर सकती है। फिर आपका दूसरा जो इनिशिएटिव है इसमें वो है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिसमें कि ट्राई किया जाता है कि केसेस लंबा ना चले, स्पीडी जस्टिस हो, और जो सीवियर क्राइम्स है जैसे कि चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, रेप इश्यूज़ हो गए, इसको जल्दी से जल्दी जस्टिस दिया जाए। तीसरा है आपका ई कोर्ट। ई कोर्ट से क्या हुआ है कि जो पूरा जुडिशल सिस्टम है थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है। इससे क्या हुआ है कि पेंडेंसी या जो लिटिगेंट्स है उसमें कमी ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके थ्रू लाया जाएगा, जो पेंडेंसी रेट है वो कम होगा। फिर चौथा है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन स्कीम। इसके अंदर अटेम्प्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो प्रिजन या प्रिजनर्स या जो प्रिजन में रहने वाले पर्सनल है जो वहाँ पे काम करते हैं, उनका जो कंडीशन है या जो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो दिया जाए। लास्टली है आपका ई प्रिजन प्रोजेक्ट, जिसमें कि इसका एम है टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी इन प्रिजन मैनेजमेंट थ्रू डिजिटाइजेशन। मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए अगर हम प्रिजन रिफॉर्म में भी अगर कहें तो। अगर हम देखें ये जो रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, तो इसमें आप देखोगे कि कुछ डाटा है जो रिलीज़ किया गया है इसके अंदर। ये जो रिपोर्ट है ये 3 एनुअल फ्लैगशिप है रिपोर्ट्स है बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आपको पता है कि जो डाटा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वही डाटा ये प्रोवाइड किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और इस पे जो की फाइंडिंग्स हैं वो अगर आप देखो तो बहुत सारे हमारे देश में अंडर ट्रायल्स का इशू है। मतलब कि उनके ऊपर जो केस है वो चल रहा है और इसलिए वो प्रिजन में हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो भी इस कारण से प्रिजन में बहुत लंबे वक्त के लिए उन्हें प्रिजन में रहना पड़ता है। देखा गया है कि 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर्स इन इंडियन जेल आर मतलब कि उनका ट्रायल बाकी है, उनका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये डाटा आपको दिखाता है। इसमें जो स्टेट सबसे ज़्यादा वहाँ पे अंडर ट्रायल्स है, इसमें आपका आएगा यूपी, जो कि आप मेंशन कर सकते हो अगर आप आंसर लिख रहे हो। साथ में
जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो बहुत परसेंटेज आप इसके कंस्टिट्यूएंट करते हैं। मतलब कि 67% अगर आप देखो तो वो SC ST या OBC है, और 80% जो है वो किसी न किसी तरह डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करता है। साथ में जो प्रिजन्स हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे रिसोर्स की कमी है, पर्सनल्स की कमी है। तो अंडर स्टाफ्ड एक अनदर इशू है जो हमारे प्रिजन्स में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैकेंसीज़ हैं जो फिलअप नहीं होती, चाहे वो गार्ड्स का वैकेंसी हो या हेल्थ पर्सनल का वैकेंसी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जो बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर बजट का बात करें तो वो इंक्रीज़ किया है बाय 13% ऑफ कोर्स, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। मेजर्स लिया गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट की मेजर्स लिए गए हैं टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके जेल स्टाफ से रिलेटेड, फिर CCTV से रिलेटेड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लाए गए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो सफिशेंट नहीं है। अगर प्रिजन्स का एज अ होल हम देखें तो ये आपका स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है। स्टेट के अंदर आते हैं आपके प्रिजन्स, और ये गवर्न होता है बाय प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 का जो ये पूरा एक्ट है उससे गवर्न होता है, और साथ में प्रिजन मैनुअल के अंदर जो प्रिजन्स हैं वो रखे जाते हैं। अगर मिनिस्ट्री अगर आप देखो तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो कि गाइडेंस देता है या एडवाइस जारी करता है कि कैसे जो हमारे प्रिजन्स हैं उनको जो प्रिजनर्स या प्रिजन है उसको रखा जाए। तो इस तरह से हमने हमारे प्रिजन्स के बारे में समझ लिया। अब बात है कि जो गवर्नेंस हम जो प्रिजन गवर्नेंस है उस पर काम करने की ज़रूरत क्यों है। पहला तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक पार्ट है। आपको पता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अलग अलग लेग्स हैं, जैसे मैंने बताया था पहले। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका प्रिजन, जहाँ पे आदमी जाता है और ये सोचा जाता है सोसाइटी या गवर्नमेंट के द्वारा कि उसमें रिफॉर्म आएगा या उसे पनिशमेंट मिलेगा और उसे रियलाइज़ होगा उसकी गलती। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि ये एक करेक्शनल हाउस है जहाँ पे सोचा जाता है कि आदमी सुधर जाएगा या रिहेबिलिटेट हो जाएगा। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है प्रिजन गवर्नेंस। तीसरा है कि किसी एक इंसान जिसने कोई गलत काम किया है उसको सुधार करके फिर हम ये जो प्रिजन्स है इसके थ्रू रीइंटीग्रेट करेंगे उस इंसान को विद द सोसाइटी, और उसे एज अ बेटर पर्सन हम सोसाइटी के पास वापस भेजेंगे। हालांकि इसमें कई सारे आपको पता है कि प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार प्रिजन्स के कारण ही लोग और ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स बन जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये पूरा जब आप बात करते हो गवर्नेंस, प्रिजन गवर्नेंस, तो इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर चैलेंजेस का बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इन प्रिजन गवर्नेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए, पहला तो है कि ओवरक्राउडिंग। हमारे जो प्रिजन से आपको पता है, जैसा डाटा दिखा भी, ये 130% आपका कैपेसिटी है, मतलब 100 है तो उसमें 130 लोग रह रहे हैं। तो ओवर कैपेसिटी, ओवर क्राउडिंग ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके कारण हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो प्रिजनर्स हैं वो फेस करते हैं। दूसरा है आपका कि लीगल एड उनको सफिशिएंट नहीं मिलता या टाइमली नहीं मिलता। कई बार जो वल्नरेबल या गरीब लोग होते हैं इसके कारण उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको पता नहीं होता कि क्या उनका लीगल राइट है, क्या उनके पास ऑप्शंस हैं जिसको वो रिफ़र कर सकते हैं, चाहे वो बेल लेने के बारे में हो या बाकी प्रोविज़न्स हैं। तीसरा है कि जो प्रिजन्स हैं एज अ होल उसमें शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या पर्सनल्स का हो या रिसोर्सेज के हो। तो शॉर्टेज एक कॉमन फेनोमेना है हमारे प्रिजन्स में। साथ में कस्टोडियल टॉर्चर्स या डेथ्स या ब्रूटल पनिशमेंट देखा गया है। NHRC का जो डाटा है उसके अनुसार हमारे प्रिजन में ऑन एन एवरेज 5 पीपल डाई एवरी डे इन जुडिशल कस्टडी। ये NHRC का डाटा है कि 5 लोग रोज़ मर जाते हैं जुडिशल कस्टडी में। साथ में जो नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट इशू है वो है करप्शन का। देखिए, कई बार जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वही करप्शन करते हैं। कई बार पैसा लेके जो कुछ ज़रूरतें हैं प्रिजनर्स के वो कंप्लीट करता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कहीं पे तो ड्रग्स और आर्म्स तक सप्लाई किया जाता है। तो करप्शन एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि वुमेन। देखिए, जो
प्रिजन इनमेट्स होते हैं वो तो वल्नरेबल होते हैं, वुमेन के लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि एक तो उनको हाइजीनिक सिचुएशन नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, साथ में कई बार वो इलिटरेट होते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो वुमेन के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हम बात करते हैं कि वे अहेड या आगे चीज़ें कैसे होनी चाहिए, क्या हमें ध्यान देना चाहिए या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो देखिए इसमें जस्टिस A.N. मुल्ला, इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, जस्टिस A.N. मुल्ला का रिकमेंडेशन था, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था इस्टेब्लिश करने का एक इंडियन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस, जो कि एक प्रोफेशनल कैरियर सर्विस की तरह होगा, ताकि जो लोग काम करते हैं प्रिजन्स में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो भी लोग हैं, उनको वो प्रोफेशनली तैयार हो जाए कि कैसे प्रिजनर्स को या प्रिजन में चीज़ों को हैंडल किया जाए। उसके बाद दूसरा जो वे हैंड में आप कह सकते हो वो है मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016। ये बेसिकली ऐसा एक मैनुअल है जिसमें लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्न किए जाने चाहिए, हर प्रिजन में फॉलो किए जाने चाहिए, उसका एक मैनुअल है। ठीक है, तो इसको सारे जो स्टेट्स या यूटीज़ हैं उनको मानना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे आपका CCTV हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, या हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, तो प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चौथा है आपका कि अंडर ट्रायल्स, मतलब कि कई बार इनोसेंट लोग भी आप अंडर ट्रायल्स के कारण रह जाते हैं जेल में, और ये और ज़्यादा ओवरक्राउडिंग का जो प्रॉब्लम है जेल्स का वो इंक्रीज़ करता है। तो अंडर ट्रायल्स को रिड्यूस करने का ज़रूरत है। टाइमली जो भी केसेस हैं, आपको पता है कि केसेस कितने लंबे चलते हैं हमारे देश में, वो सालों साल चलते रहते हैं। तो ये जो अंडर ट्रायल्स हैं उनके जो केसेस हैं उनको जल्दी निपटाया जाए, ताकि जो भी जस्टिस है वो कंप्लीट हो। और जो प्ली बार्गेनिंग है, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग का जो पूरा सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि कोई इंसान है वो प्ली गिल्टी हो गया है, तो जैसा बाहर होता है वैसे में भी देखा जाता है कि प्ली बार्गेनिंग के थ्रू कई बार केसेस सॉल्व किए जाते हैं। साथ में जो लोअर जुडिशरी, देखिए जब हम जो पेंडेंसी का बात करते हैं केसेस का, तो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी जो है आपका लोअर जुडिशरी में है। तो लोअर जुडिशरी का जो पेंडेंसी है वो कम करने की ज़रूरत है। और इसमें कैसे होगा, तो बात है कि जो भी वैकेंसी है उसको टाइमली फिल किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, इंश्योर किया जाए कि टाइमली केसेस कंप्लीट हो। जो जिस तरह से केसेस डेज आफ्टर डेज, मंथ्स आफ्टर मंथ्स चलता रहता है, वो कम से कम हो। लास्टली इसमें एक और पॉइंट है कि जो प्रॉपर प्रिजन इंस्पेक्शन या ऑडिटिंग जो होता है प्रिजन्स का, वो ज़रूरी है, ताकि हम देख सकें कि प्रिजनर्स का क्या हाल है, क्या काम हो रहा है, कहाँ पे कमियां हैं। तो मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। लास्टली जो इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी है उसको और ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है। हम 1987 का जो UN कॉन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको रेटिफाई हम कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स हैं या वे फॉरवर्ड है जिस तरफ गवर्नमेंट सोच सकती है। एक और न्यूज़ है, इससे कनेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन बेल ऑफ लाइफ कन्विक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कन्विक्ट्स हैं who have completed 10 years of their life sentence and whose appeals would not be heard in the near future by the high court should be released on bail। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ले रही है, स्टेप्स बोल रही है, लेकिन हालांकि इसको ये ग्राउंड लेवल पे कैसे कितना इम्प्लीमेंट होती है ये अलग चीज़ हो जाती है। इसने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा है कि सारे हाई कोर्ट्स को टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ लाइफ कन्विक्ट्स हु हैव सर्व्ड 14 ईयर्स, क्योंकि 14 साल के बाद एक जो प्रिजनर है उसके पास चांस होता है टू अप्लाई फॉर रेमिशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा आर्टिकल समझ लिया। आई होप ये जो पूरा आर्टिकल है आपको समझ में आया है, और जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है। तो आई होप प्लीज़ आप लाइक करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।